बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस। लास्ट लेक्चर में हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को डिस्कस किया था। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब क्या था कि नेज़ल कैविटी, थ्रोट और लेरिंग्स, इन तीन चीज़ों में या इनके सराउंडिंग में जो इन्फेक्शन होगा वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में आएगा। लेकिन जो विंड पाइप है और लंग्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वहाँ कोई इन्फेक्शन होगा तो वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये विंड पाइप और लंग्स के अंदर के इन्फेक्शंस होंगे। वैसे तो ये बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ दो इन्फेक्शन को डिस्कस किया गया। नमूनिया, अच्छा, इसको लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन LRIs भी इसको कहा जाता है। तो नमूनिया इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एक्यूट RI। तो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की एक शदीद वाली टाइप है जो जब भी होगी तो उसका जो रिएक्शन है वो शदीद होगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा लंबे अरसे नहीं चलती, या तो ये रिकवर हो जाती है या फिर उसकी वजह से किसी भी जो पेशेंट है उसकी डेथ हो सकती है। इट कैन बी माइल्ड, तो ये हल्के दर्जे की भी हो सकती है, टू लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, और बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है। आमतौर पे ये एल्व्यूलाई को इफ़ेक्ट करती है। एल्व्यूलाई चाहे वो एक फेफड़े की हो या दोनों की हो, इस इन्फेक्शन की वजह से जो एल्व्यूलाई है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है और उसके अंदर पस भरना शुरू हो जाती है और फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एल्व्यूलाई है, इसमें हवा होनी चाहिए, लेकिन अगर इसमें पस या फ्लूइड भर जाएगा तो ऑटोमेटिकली जब हवा यहाँ नहीं आएगी या थोड़ी हवा आएगी तो ब्रीदिंग जो है वो मुश्किल हो जाएगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और फिर ब्रीदिंग पेनफुल भी होगी, यानी शदीद तकलीफ़ में होगा वो पेशेंट। और दूसरा लिमिट ऑक्सीजन इंटेक, चूँकि हवा यहाँ नहीं आ रही बल्कि यहाँ तो पस और फ्लूइड जमा है, इस वजह से ऑक्सीजन यहाँ कम होगी और कम होने की वजह से टिशू में कम जाएगी। और ज़ाहिर बात है जब टिशू में ऑक्सीजन कम जाएगी तो बॉडी का हर पार्ट इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगा। काजेज़ की बात करें, ज़्यादातर ये इन्फेक्शियस है, ठीक है। और इन्फेक्शन बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा इसमें कॉज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया के एक ग्रुप है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। इसी तरह कुछ वायरसेस भी ये काज करते हैं, जैसे राइनो वायरस है, उसमें नमूनिया हो सकता है। हाँ, फंगल के केस में बहुत कम होता है, कॉमन होता है। ज़्यादातर ये बैक्टीरिया, फिर उसके बाद वायरस, और फंगल के केस में बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो फंगल इन्फेक्शन हो। तो बहरहाल ये नमूनिया है। अगर हमारे पास किसी को नमूनिया होने लगे तो उसकी अलामत क्या है? कफ विथ फ्लेम, फ्लेम कहते हैं बलगम को, बलगम के साथ खांसी हो रही होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस तेज़ी से जल्दी आता है और छोटा सांस होता है, ज़्यादा लंबा सांस नहीं वो ले पाते, चेस्ट पेन, सीने में दर्द रहता है, फीवर, बुखार रहता है। और आमतौर पे जब ऑक्सीजन की हमारे बॉडी में या ब्लड में कमी होती है ना, तो उससे हमारी स्किन नीली होना शुरू हो जाती है। इसको साइनोसिस की डिजीज़ भी कहा जाता है, साइनोसिस की कंडीशन भी कहा जाता है। जो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाती है, दिल की रफ्तार तेज़ हो जाती है, फटीग, थकावट, तो ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं जिसको अगर नमूनिया शुरू होने लगा या नमूनिया है। अच्छा, इसका मोर्टेलिटी रेट, शर-ए-अमवात, मोर्टेलिटी कहते हैं मौत को, मरने को, ठीक है। तो बच्चों में ये सबसे बड़ा काज है इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें, यानी जितने भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया या वायरस की वजह से जो बीमारी होती है उसको इन्फेक्शन कहा जाता है। तो बच्चों में ये सबसे बड़ा इन्फेक्शन है जो बच्चों की डेथ का बायस बनता है। जैसे एक आपकी बुक में एक छोटी सी फिगर दी गई है, 2017 में 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे थे, नमूनिया की वजह से 8,08,000 बच्चों की डेथ हुई। और 2017 में जितने बच्चे 5 साल से कम उम्र के मरे हैं उनमें ये 15% है, और ये बहुत ज़्यादा फिगर है। अगर फिगर क्रॉस कर जाए ना 4 to 5, ये अच्छा खासा ख़तरनाक बीमारी का फिगर होता है, और ये तो 15% है। अच्छा, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो चूंकि ये ज़्यादातर बैक्टीरियल होते हैं, इस वजह से एंटीबायोटिक रिकमेंड की जाती है टू ट्रीट बैक्टीरियल नमूनिया। और इसकी वजह से चूंकि चेस्ट में बहुत शदीद पेन होता है, चेस्ट पेन, तो एनाल्जेसिक कहते हैं पेन किलर को हमारे पास। और एनाल्जेसिक का एक फंक्शन ये भी है कि ये बुखार को कम करता है। जैसे हमारे घरों में बड़ी मशहूर है पेनाडोल। तो पेनाडोल में दो प्रॉपर्टी, एनाल्जेसिक कहते हैं पेन को कम करना, और एंटीपायरेटिक कहते हैं बुखार को कम करना। तो इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज हैं कि ये बुखार को भी कम करती है और पेन को भी कम करती है। हाँ, वैक्सीनेशन की जाती है,
तो वैक्सीनेशन का फ़ायदा ये होता है कि वायरल और बैक्टीरियल जो हमारे पास नमूनिया है, बड़ों में भी वैक्सीनेशन होती है, बच्चों में भी वैक्सीनेशन होती है। और वैक्सीनेशन प्रिवेंटिव मेजर, एहतियाती तदाबीर है। अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं वैक्सीनेशन इलाज है, इलाज नहीं है। जब बीमारी ना हो उससे पहले हम बीमारी से पहले जो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं ताकि बीमारी ना हो, बीमारी से बचा जा सके, उसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन। और ये इन्फेक्शियस डिजीज़ में होती है, कोई जो बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से जो बीमारी होती है उसमें हम वैक्सीनेशन कर रहे होते हैं। हाँ, अगर किसी को बीमारी हो जाए अब उसको वैक्सीन नहीं हम दे सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी जो प्रिवेंटिव मेजर अब फेल हो चुका है। अब हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो बीमारी से पहले, बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन है, और बीमारी के बाद जब बीमारी हो जाएगी तो फिर उसका ट्रीटमेंट या रेमेडी या थेरेपी, ये मुख्तलिफ वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरी हमारे पास है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। सबसे पहले पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और टीबी में क्या फ़र्क है? ट्यूबरकुलोसिस का शॉर्ट फॉर्म टीबी है। हमारे पास ये क्रोनिक इन्फेक्शन है, यानी जब ये इन्फेक्शन होगा तो लंबे अरसे तक चलेगा, और जो बैक्टीरिया का ग्रुप इस इन्फेक्शन को करवाते हैं उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, और ये जो माइकोबैक्टीरियम जो डिजीज़ काज करता है उसको टीबी या ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। और ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वाला बैक्टीरिया है, ये हमारे बॉडी के मुख्तलिफ आर्गन को इफ़ेक्ट कर सकता है। हमारे दिल को इफ़ेक्ट कर सकता है, हमारे ब्रेन को, हमारे जॉइंट को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो जिस ऑर्गन को इफ़ेक्ट करेगा उसी की टीबी हो जाएगी। जैसे जॉइंट की टीबी है, कार्डियक टीबी है, ब्रेन टीबी है, तो हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स की टीबी हो सकती है। क्योंकि ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ, हमारे अक्सर जो लोग हैं जब टीबी का वर्ड आता है तो फ़ौरन समझते हैं कि वो फेफड़ों की बीमारी होगी। तो टीबी एक बीमारियों का ग्रुप है, उसमें से जो सबसे मशहूर और सबसे जो कॉमन है वो फेफड़ों की टीबी है। कि ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये फेफड़ों को इफेक्ट करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है, बट इट जनरली इफेक्ट द लंग्स। ठीक है, और वो हमारे पास टीबी जिसमें लंग्स इफेक्ट हो इसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। पैथोजेनेसिस कि बीमारी कैसे शुरू होगी और आगे कैसे बढ़ेगी। ठीक है, पैथोजेनेसिस का मतलब कि बीमारी कैसे शुरू होगी और आगे कैसे बढ़ेगी। ये सबसे पहले हाईली कंटेजियस डिजीज़ है, एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती है, फैलने वाली बीमारी है। और फैलती कैसे? जब एक पेशेंट खांसी करता है, कफ करता है, स्नीज, छींक लेता है, तो उसके जो मुंह से निकलने वाले ज़र्रात हैं, उसके नाक से निकलने वाले जो ज़र्रात हैं, उनमें हो सकता है ये बैक्टीरिया हो। और वही बैक्टीरिया अगर कोई हेल्दी पर्सन इनहेल कर ले तो बैक्टीरिया ये लंग्स में इंटर होंगे और वहाँ मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। कुछ अरसे बाद ये जब इन्फेक्शन इनका बढ़ता है तो इसके इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, और लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं, ख़ासतौर पे जो एल्वियोलाई, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जब एल्वियोलाई डैमेज होंगे तो जिस जगह एल्वियोलाई डैमेज हो जाएंगे वो जगह खाली होना शुरू हो जाएगी, होल्स बनना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? और जब हम एक्सरे करते हैं तो ये हमें खाली जगह या खाली स्पेसेस हमें नज़र भी आती है। ठीक है, यानी हमारे पास जो एक्सरे होता है तो आम तौर पर ये वाली जो जगह है ये बाकी की निस्बत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं, बाकी जो लंग्स की निस्बत ये प्रोमिनेंट हमें नज़र भी आ रही होती है। अच्छा, जब ये एल्वियोलाई नहीं रहेंगे उसकी जगह खाली जगह बन जाएंगी, और खाली जगह एल्वियोलाई का काम नहीं कर रही होती, तो फिर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, और जो ऐसा पेशेंट है उसके जो लंग्स है वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ये टीबी हमारे फेफड़ों में फैल जाए, खुदा न खास्ता, अल्लाह बचाए ऐसी बीमारियों से, तो एट एडवांस स्टेजेस द एल्वियोलाई दैट लंग्स में अनेबल टू सप्लाई इनफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, कि हमारे जो एल्वियोलाई, हमारे जो फेफड़े हैं वो बॉडी को इतनी ऑक्सीजन ही सप्लाई नहीं कर पाते कि हमारे बॉडी का हर ऑर्गन सही तरह फंक्शन कर सके, तो डेथ के चांस पॉसिबल हैं। तो इस वजह से अगर खुदा न खास्ता हमारे जो फेफड़े हैं बॉडी को सही ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहे तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ये रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, विच इज़ मेडिकल इमरजेंसी। उसको फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट करो और प्रॉपर ट्रीटमेंट करो। डेथ भी हो सकती है, अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रिकवर भी हो सकता है। तो ये जो टीबी की बीमारी है ये क्योरेबल है, लाइलाज नहीं है, बल्कि इसका इलाज पॉसिबल है, लेकिन एक स्टेज के बाद ये लाइलाज भी हो सकती है। सिम्टम, जो सबसे बड़ा सिम्टम है खांसी, अगर किसी को 2-3 महीने मुसलसल खांसी हो और साथ उसके ब्लड भी आ रहा हो तो ये बहुत बड़ा सिम्टम है टीबी का। और दूसरा, उसको इंटरमिटेंट फीवर हो कि वक्फों से बुखार भी हो रहा है। आमतौर पर ये जो टीबी वाला पेशेंट होता है ना, इसको शाम के वक्त लाजमी बुखार होता है, सारा दिन वो ठीक रहेगा, शाम के वक्त लाजमी बुखार होते हैं। नाइट स्वेट, रात को पसीने आते हैं, इवन अब दिसंबर जनवरी के जो सर्दी के महीने हैं उसमें भी रात को पसीने आ रहे होते हैं। वेट लॉस, वज़न कम हो जाते हैं। एनोरेक्सिया, खाने को दिल नहीं करता। डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो जाती है, टेंशन का मरीज़ हो जाता है। वीकनेस, कमज़ोरी, ड्राई कफ हो जाती है।
चेस्ट पेन होता है क्योंकि जो प्लूरा है, जो कवरिंग ऑफ द मेम्ब्रेन को प्लूरा कहा जाता है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ट्रीटमेंट, चूँकि ये बैक्टीरिया है, इस बीमारी का जो काजिटिव एजेंट है वो बैक्टीरिया है, तो इस वजह से हम काफ़ी सारी एंटीबायोटिक के कॉम्बिनेशंस, कुछ कैप्सूल देते हैं। और ये जो कैप्सूल हैं ये 6 महीने, 9 महीने, इवन इससे ज़्यादा भी खाने पड़ते हैं। यूजली 9 महीने तक इलाज चलता है टीबी के पेशेंट का, और अगर 2-3 महीने में रिकवरी हो जाती है, लेकिन इलाज पूरे 9 महीने कोर्स पूरा करना पड़ता है, क्योंकि बाद दफ़ा क्या होता है कि जो टीबी का बैक्टीरिया है ये कुछ देर के लिए इनएक्टिव हो जाता है, और जिस वक्त हम इलाज छोड़ते हैं उसके बाद फिर ये दोबारा एक्टिव हो जाता है। और अगर ये दोबारा एक्टिव होना, फिर ये ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं। तो इस वजह से किसी को भी खुदा न खास्ता माइनर से भी टीबी के सिम्टम होना, तो उसको कोर्स पूरा करना चाहिए। 6 महीने का कोर्स भी है, 9 महीने का भी है, 12 का भी है, 24 का भी है। ये डिपेंड करता है सीवियरिटी के ऊपर और जो काजिटिव एजेंट है बैक्टीरिया उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये बार लिए तो आपको डॉक्टर ही मशवरा देगा कि ये जो कोर्स है वो कितने महीने चलना चाहिए, वो तो कंडीशन टू कंडीशन वेरी कर रहा होता है। तो ये हमारे पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। आगे कुछ और हमारे पास लंग्स के जो डिसऑर्डर हैं वो रह गए हैं, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।